दोस्तों, अभी मैं आपको बीजेपी के पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया इसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में आजकल जो बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, अपोजिशन बोल रहा है कि डिक्टेटरशिप आने वाला है एंड ऑल, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा मैं। और बाकी डिसाइड आप खुद कर लेना कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा आपको कि 2014 के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है हमारे देश में, और फिर दूसरे साइड में कॉन्स की भी बात करूंगा कि क्या क्या कमियां रह गई है इनके गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि क्यों इनको इतना लोग पसंद कर रहे हैं या इनके जीतने का फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो हिंदू कार्ड बहुत ज़्यादा चलता है इनका। अभी भी चुनाव में आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा हिंदू कार्ड कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। तो इससे एक मोबिलाइज होता है, पूरा का पूरा एक हिंदू मास जो होता है वो इनको एक पक्ष में लगभग वोट करने चला आता है। ठीक है, और भी आगे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ब्रॉडर एक आपको व्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सा मुद्दा चल रहा है और क्यों ये जीतते हैं। दूसरा बात करूंगा तो आर्टिकल 370 का जब जम्मू एंड कश्मीर से हटा तो वहाँ पे जनरली देखो धीरे धीरे सुधार होता है, धीरे धीरे सुधार होगा। भले ही वहाँ पे बहुत समय तक नेट वगैरह बंद रहा, वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अगर स्टोन पेल्टिंग की बात करोगे तो 2018 में लगभग 1800 के करीब होता था स्टोन पेल्टिंग, तो वो घट कर के अभी 0 हो गया है। समझ सकते हो, 0 बिल्कुल, यानी अब स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये सब मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये सारा गवर्नमेंट डाटा का ही है, तो वहीं से सोर्स है हमारा, और कहीं से मतलब नेट पर जो भी हमें मिला है वो मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। तो ये दूसरा आर्टिकल 370 है जिसकी वजह से लोग वोट करते हैं मोदी जी को। तीसरा है राम मंदिर बना है पिछले 500 सालों से, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दिया, तब जा कर के हमारा मंदिर, ये हम लोगों का मंदिर जो है राम मंदिर, वो बन कर के तैयार हुआ है। अब ये उसमें अलग बात है कि उसका पॉलिटिकल मुद्दा ये बना दिए या बन रहा है, या उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं अभी, जो कि बिल्कुल गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में बिल्कुल इसका मनाही है। इलेक्शन कमीशन हो रहा है इसमें, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन ये खुल करके बिल्कुल सब के सब बीजेपी के नेता जो हैं वो वोट मांग रहे हैं राम मंदिर पे। ठीक है, अगला जो है वो मैं बात करूंगा, पीएम किसान एक योजना है जिसके बेसिस पे 6,000 रुपीज़ एवरी ईयर लोगों के अकाउंट में सीधा चला जाता है। वो भी एक प्लस फैक्टर है इनके अथी में, इनके ऋण में, ड्यूरेशन में। फिर उसके आगे बात करूंगा तो टैप वाटर, हर घर में जो नल पहुंचा है, तो वो भी लोगों को एक होता है ना कि हाँ भाई चलो कुछ तो मिल रहा है। पहले कुछ नहीं भी मिलता था, या मिलता था, क्या मिलता था, लेकिन अब लोगों में ये दिख रहा है कि हाँ मेरे घर में नल आ गया है। ठीक है, मेरा घर बन रहा है। आवास योजना की बात करूँगा तो आवास योजना में भी क्या था, 2022 तक का हालांकि टारगेट था कि सभी लोगों को पक्का घर मिल जाएगा। हालांकि उसका टारगेट बढ़ा करके अब 2024 कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक वो बन नहीं पाया। ठीक है, फिर उसके आगे बात करूँगा तो टॉयलेट की बात कर लेता हूँ। तो बहुत सारे घरों में टॉयलेट वगैरह भी बना है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, बहुत सारे घर में बना है। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी जी 2018 में ही पार्लियामेंट बिल्डिंग से ऐलान कर दिया था कि सब 100% हो गया है। हालांकि 100% नहीं, 100% कुछ भी नहीं होता है, इफ़िशियंसी 100% पॉसिबल नहीं है, तो 100% नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ कमियां हैं, 100% वो बोल दिए। थोड़ा सा जानते ही हो कि हमारे मोदी जी लंबा थोड़ा सा फेंक देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो एक वो हो गया, टॉयलेट की बात कर दिए। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, जिसकी वजह से जनरल कास्ट का ऐसे भी जो वोट होता था वो जनरली बीजेपी को जाता था। तो अब क्या हुआ कि एक रिजर्वेशन पहले किसी गवर्नमेंट ने, हालांकि प्रयास बहुत पहले से चलता आ रहा था, लेकिन फाइनली जो दिया वो इनके ऋण में हुआ, तो वो भी एक प्लस फैक्टर इनके अथी पे आ जाता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे ट्रिपल तलाक एक हमारे मुस्लिम माताएं बहनों को क्या हुआ है कि उनको एक तरह से हक मिला है कि ये कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ कोई ऐसे ही बोल दिया तलाक और ख़त्म हो गया। तो ये एक प्लस फैक्टर है जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं में एक तरह से
सुरक्षा की भावना बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे तो डिजिटल इंडिया का बिल्कुल हम इस पे समर्थन करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिजिटल इंडिया का लाभ हुआ है। बहुत से लोग डिजिटली जुड़े हैं। और जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये किसकी वजह से, पहले डाटा थोड़ा सा महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था, थोड़ा सा क्या 200-300 रुपये का 1 GB आता था, अभी सस्ता हो गया। तो हालांकि ये प्राइवेट कंपनी का है, ठीक है, जो कंपनी जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने सस्ता करा है, ये ना कि सरकार ने सस्ता किया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में रहता है कि हाँ मोदी जी सस्ता कर दिए, तो मोदी जी इस कंपनी को नहीं चला रहे हैं। पहले तो जियो फ्री में देता था, लेकिन अब 700-800 रुपये देख रहे हो कि चार्ज कर रहा है। तो ये सब हुआ है। और ये जियो का मैं बता दिया आपको कि डिजिटलाइजेशन में और सस्ता नेट हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ। ऋण भले ही इनका है, तो ये क्रेडिट लेने में किसी चीज़ से नहीं हटते हैं पीछे, ठीक है। और वही अगर कुछ गलती हो गया तो ये क्रेडिट लेने से पीछे भी हट जाते हैं, ठीक है। दोनों केस में एक में आगे आ जाएंगे, अगर कुछ अच्छा हो गया तो क्रेडिट लेने आगे आ जाएंगे, और गलत हुआ तो वो वहाँ पे कुछ सबके सब चुप्पी साध लेंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कमी है इनमें। फिर उसके आगे में बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा खासा काम हुआ है, ठीक है। जैसे सोलर वाला हो गया, सोलर से हो गया, विंड से हो गया, हाइड्रो से हो गया, तो ये सब में ठीक ठाक मात्रा में काम हुआ है, ठीक है। टारगेट है 500 गीगावाट का संभवतः रिवाइज टारगेट, तो वो भी हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। संभवतः कर लेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा खासा काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि जैसे मेडिकल फील्ड में चले जाएं, तो मेडिकल फील्ड में एम्स की बात करते हैं कि एम्स कितना बना है। देखो एम्स जो है वो अलग अलग डाटा है उसके लिए, लेकिन जो अभी तक हम बता रहे हैं कि जैसे 2014 तक लगभग 16 एम्स, सॉरी 14 तक में 7 एम्स था पूरे इंडिया में, लेकिन अभी एम्स की संख्या बढ़ी है। कौन कौन सा एम्स बढ़ा है, जैसे जिसका कंप्लीट हो गया, जैसे 16 नंबर बोला जाता है कि 16 है, लेकिन 16 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें से कंप्लीट 6-7 हुआ है, शायद 7 या 8 ऐसे ही कुछ, ठीक है। कौन कौन सा हुआ, जैसे रायबरेली का हो गया एम्स, वो कंप्लीट हो गया है। मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में है, वो कंप्लीट हो गया है। नागपुर का है, कंप्लीट हो गया है। कल्याणी है वेस्ट बंगाल में अपना, वो कंप्लीट हो गया है। गोरखपुर है, कंप्लीट हो गया है। फिर भटिंडा है पंजाब वाला, वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। गुवाहाटी का वो असम में, वो अभी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है वहाँ पे। मदुरई की बात करेंगे तमिलनाडु में, तो वहाँ पे चल रहा है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट लगभग नहीं हुआ है। फिर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में जैसे अमित शाह गए वहाँ पे, बहुत पहले 2-3 साल पहले शायद गए थे, उस समय बोल दिया था कि एम्स कंप्लीट हो गया। हालांकि वहाँ पे सच्चाई ये है कि बिल्कुल 100% झूठ है यहाँ पे। और सच्चाई ये है कि वहाँ पे अभी लैंड भी सरकार ने नहीं दिया है, मतलब लैंड जो देना होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो लैंड भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो बिल्कुल जीरो है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे विजयनगर जम्मू की, तो वहाँ पे अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, अभी काम चल रहा है वहाँ पे। फिर कश्मीर में ही अवंतीपुरा एक है, अवंतीपुरा एम्स, तो वहाँ पे अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। देवघर झारखंड की बात करेंगे तो वहाँ पे भी अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। फिर रेवाड़ी हरियाणा की बात करेंगे अपना, तो वहाँ पे भी अभी लैंड का कुछ इशू चल रहा है। तो ये बोला जाता है कि 16, ये 16 नंबर अभी मैंने जितने भी गिनाए वो 16 है टोटल, तो 16 में से 6-7 ऐसे ही 8 या जो भी है, अभी मैंने जितना भी बोला आप उसमें से काउंट कर लेना, उतना कंप्लीट हो गया है, और बाकी कुछ प्रोग्रेस में है, और बाकी का वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लैंड लीज पे लैंड नहीं दिया गया है। तो ये मेडिकल फील्ड की बात कर लिए, ठीक है। और उसके आगे जैसे वैक्सीन वगैरह की भी बात कर सकते हो कि वैक्सीन वगैरह कोरोना जब आया तो इतने सारे लोगों को वैक्सीन फ्री में लगवाया गया, ठीक है। फिर और भी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में काम चलते रह रहा है, नए नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो सब छोटा मोटा सब बनते रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं मेजरली रोड पे। देखो भाई रोड पे अच्छा खासा काम हुआ है, ठीक है। 2014 तक लगभग 91,000 किलोमीटर हमारे पूरे भारत में एनएच था, जो अभी पिछले 10 साल में इंक्रीज होकर के 1,46,000 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। ये मैं दिसंबर 2023 तक की बात बता रहा हूँ, तो लगभग 1,46,000 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 60% के आसपास इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो रोड
सेक्टर में अच्छा खासा काम हुआ है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर उसके बाद में मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी की बात करोगे तो पोर्ट्स का कैपेसिटी भी लगभग डबल हुआ है। पोर्ट्स का कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, बाकी आगे में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन वगैरह जो हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे, कॉन्स में चर्चा करेंगे कि क्या क्या कमी है। अभी तो थोड़ा बहुत मैं इनको क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं ये वो गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में 7 नया एयरपोर्ट ऐड हुआ है जो अप्रूव हुआ था यूपीए गवर्नमेंट में, ठीक है, यानी मनमोहन सिंह जब सरकार में थे उसी समय ये अप्रूव हुआ था, लेकिन कंप्लीट जो हुआ है वो इनके कार्यकाल में हुआ है। फिर उसके बाद आवास योजना की बात मैंने कर दिया आपसे कि 2022 तक ऐसा था कि सभी को पक्का कर दे दिया जाएगा, लेकिन अब वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उसका डेट एक्सटेंड करके दिसंबर 2024 का कर दिया गया है, मतलब इसी साल का कर दिया गया है। उसके बाद में अगला इनका एक है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन जो है वो लगभग 400 के आसपास का टारगेट है, या शायद 400 पूरा हो गया है। तो देखो वंदे भारत में भी क्या है ना कि उसमें भी प्लस और माइनस दोनों है। अब वंदे भारत में अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप बोल सकता हूँ कि लगभग हमारे पूरे देश का 70 से 80%, ज़्यादा भी बोल दूँ तो कम ही रहेगा, मतलब कि 70 से 80% लोग उसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं, उसका किराया इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो भले ही वो टाइमली चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसका रेंट बहुत ज़्यादा है जो कॉमन रीच से परे है। अब खुद ही सोचो, जिस देश में 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे ज़िंदा हैं, 5 किलो अनाज सरकार दे रही है तब ज़िंदा हैं, क्या उस देश में 2300, 2400, 2500, 3000 का, 3500 इतना का किराया अफोर्ड कर सकते हैं वंदे भारत ट्रेन में? नहीं कर सकते हैं। तो ये वंदे भारत का सबसे बड़ा कॉन्स भी है, ठीक है। फैसिलिटीज़ वगैरह निसंदेह बहुत अच्छा है अंदर में। मैं एक बार यहाँ से गया था दिल्ली से वाराणसी, तो बिल्कुल टाइमली चल रहा था, परफेक्ट चल रहा था, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही रेंट उसका बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं नॉर्मल ट्रेन की, बात कर लो ना। फिर कितना बार तो मैं देखा हूँ कि 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, इतना घंटा लेट रहता है। और दूसरा कि अंदर में साफ़ सफाई बहुत गंदा रहता है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, ठीक है। कभी गलती से जनरल डब्बे में चले जाओ तो लगता है उल्टी टाइप का हो जाएगा, इतना चलने का तो जगह ही नहीं रहता, इतना ज़्यादा कंजेशन है, ठीक है। पानी तक नहीं रहता है बाथरूम, ऐसे ही गंदा गंदा सा पूरा एकदम लगा रहता है। तो सिर्फ वंदे भारत से देश नहीं चमकता है, वंदे भारत में चढ़ने वाले आपके कितने परसेंट है, मुश्किल से 8-10% अगर देखोगे तो चढ़ सकते हैं उस पर। बाकी सभी को चलना किससे है, नॉर्मल ट्रेन से ही है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर इसको सुधारना ही है, वंदे भारत चलाइए, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, चलाइए आप, ठीक है। लेकिन बाकी ट्रेन को कम से कम टाइमली कर दीजिए कि हाँ भाई टाइम से चल ले, ठीक है। तो उसी से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इनफैक्ट समझ लो कि अगर मान लो कि आज मेरा 12 बजे से एग्ज़ाम है और एक ट्रेन हमको बिहार से यहाँ पहुँचाने में, अगर सुबह उसका 8 बजे का टाइम है, हम वो ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो लेट कर देगा, मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, ठीक है। तो ये हालत है हमारे रेलवे का, तो इसका टाइमिंग सुधारना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिससे गुड्स का मूवमेंट होता है, तो वो 2 अभी बन रहा है, 80-90% लगभग कंप्लीट हो गया है। एक महाराष्ट्र से यूपी तक का है और दूसरा है वेस्ट बंगाल से पंजाब तक का, ठीक है। तो ये 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिससे तेज़ी से गुड्स वगैरह का मूवमेंट हो सके। फिर उसके अगला बात कर लें इनके कार्यकाल में, तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 39-40 हज़ार किलोमीटर का 2014 के बाद की बात, जो भी मैं कर रहा हूँ 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 39-40,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में रेल लेंथ की बात कर लें, तो रेल लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है, तो रेल लेंथ लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज हुआ है। 3000 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, यानी ये हम कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद में देखो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स की बात करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इनफैक्ट नंबर ऑफ़ ट्रेन्स की संख्या घट गया है, ठीक है। बहुत और यही कारण है कि जिसकी वजह से कॉन्जेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ ट्रैक्स जो होता है उसका भी संख्या बढ़ाने का ज़रूरत है, तो तभी जा कर के जो कंजेशन है वो और डिले जो है वो रुक सकता है, ठीक है।
फिर उसके बाद में बात कर लेंगे कुछ डेवलपमेंटल कार्य की, आर्किटेक्चर वगैरह की। तो देखो आर्किटेक्चर में इतना हम बोलेंगे कि जो भी हुआ है एकदम ऊंचाई पे हुआ है, मतलब जो है सो सबसे बड़ा है, नहीं तो नहीं है, इस तरीके से बात करते हैं। देखो कितने लोग बोलेंगे कि ये सब का क्या फ़ायदा है। देखो फ़ायदा है, जैसे राम मंदिर का ही लोग कह रहे हैं कि उसकी जगह पे हॉस्पिटल होना चाहिए था एंड ऑल। तो देखो भाई, मंदिर अपनी जगह ठीक है और हॉस्पिटल भी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। लोगों का आस्था अपनी जगह है और हॉस्पिटल अपनी जगह है। ये बात सही है कि जब बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल में ही जाओगे, मंदिर में नहीं जाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एम्स बन रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बन जाने से उसका बहुत ज़्यादा ये है निगेटिव्स है, बहुत लोगों का रोज़गार मिलेगा। अरे वहाँ पे खुद समझो कि जब राम मंदिर बना है तो अगल बगल जितने भी लोग हैं, कोई फूल बेचेगा, कोई दिया बेचेगा, कोई कपड़ा वगैरह वहाँ पे बेचेगा, तो रेवेन्यू ऐसे ही चढ़ावा चढ़ता है, बहुत तरह का है यार, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, डेवलपमेंट नियर बाई का हो गया। तो एक कंस्ट्रक्शन अगर कोई होता है, टूरिस्ट प्लेस अगर कोई बनता है, तो इतना जान लो कि वहाँ पे रीजन के लोगों का आमदनी बहुत इन टाइम्स में इंक्रीज होता है, 2 गुना 3 गुना ऐसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है टूरिस्ट के आने की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दिया था, लगभग 500 सालों से चलता आ रहा था कि ये होगा, ये होगा, वो होगा। अभी बन गया है, सब ठीक है। बाकी उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं आगे में बात करूँगा। तो राम मंदिर हो गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की मैं बात कर रहा था, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट बना है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष जो हैं। फिर दूसरा गोगीबिल ब्रिज हो गया। मैं फास्ट में ही सब बताते आपको चला जाता हूँ, जितना मेरे दिमाग में आता है, जितना मैंने कंसोलिडेट किया हुआ है उसको। तो गोगीबिल ब्रिज हो गया, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या कौन सा है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात किया तो वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। उसी तरीके से गोगीबिल ब्रिज का जो बात करेंगे तो वो लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। रेल और रोड दोनों का मिश्रण है उस पर, मतलब रेल और रोड दोनों है उस पर। तो वो गोगीबिल ब्रिज जो कनेक्ट करता है किसको, असम से अरुणाचल प्रदेश को। तीसरा अटल टनल की बात कर लेते हैं, जो मनाली एंड लाहौल को कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे है। फिर उसके बाद में आगे में स्टैचू वगैरह का भी और भी हुआ है, जैसे आदि शंकराचार्य का स्टैचू बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो गया, हनुमान स्टैचू जो मोरबी गुजरात में हो गया 108 फीट का, राम मंदिर तो बताएं ही हम आपको, चेनाब ब्रिज हो गया। चेनाब ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जो जम्मू एंड कश्मीर में बना है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चेनाब ब्रिज। उसके बाद में नेताजी का स्टैचू जो इंडिया गेट पे लगा है। उसके बाद में नया पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग बना है, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास रुपया लगा है, तो वो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गया। फिर उसके बाद में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर में जो रोड की बात कर रहे थे, तो रोड में अच्छा खासा काम हुआ है। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ पोर्ट्स का भी निर्माण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन वगैरह हुआ है, उसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा, या समझ लो कि प्राइवेटाइजेशन हुआ, मुद्रा पोर्ट हो गया, ठीक है। तो अडानी को दे दिया गया, तो है कुछ। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो सेतु भारतम प्रोजेक्ट जो है, उसके सेतु भारतम से ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है। जैसे एग्जांपल में कुछ दूँ तो सुदर्शन सेतु हो गया गुजरात का, जो कनेक्ट करता है द्वारका को अपना। उसके बाद में अटल सेतु हो गया, जो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर ब्रिज नियर गलवान वैली के आसपास में देख लोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा ब्रिज बनाया हुआ है, बना है, जिस वजह से चीन में खलबली अभी मचा हुआ है। तो ये सब काम हुआ। फिर बीआरओ ने रोड्स वगैरह में एक लाइन और भी ऐड करना चाहूँगा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे बॉर्डरिंग एरिया पे जो चाइना को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी तिब्बत को, तो वहाँ पे से सटे में बिल्कुल कनेक्ट बन गया है रोड। तो अब अगर कुछ युद्ध वगैरह का सिनेरियो आता भी है तो बहुत कम समय में हम लोग वहाँ पे अपने एडिशनल फोर्सेस को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में हो गया ढोला सादिया ब्रिज हो गया, जो
नॉर्दर्न असम को कनेक्ट कर देगा आपको ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश से। ये हो गया धौला सादिया ब्रिज। उसके बाद में सियोम ब्रिज हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखो इतना और भी होने का बहुत सारा है, बहुत इतना ज़्यादा एग्जांपल दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखो कि और भी बहुत चीज़ है। अब इसमें से कितना ब्रिज ऐसा भी है जो यूपीए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था लेकिन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुआ, सरकार गिर गया, तो फिर इन्होंने उसको कंप्लीट किया, तो उसका क्रेडिट यही लेंगे, ठीक है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। यानी लगभग बोला जाए तो 21 गुना मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग, तो बोलना मेरे ख्याल से गलत होगा, असेंबलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ देखो सेमीकंडक्टर पे अभी बहुत काम बाकी है, सेमीकंडक्टर पे बहुत काम बाकी है, और इसी वजह से हम लोग असेंबल यानी सारे पार्ट्स देशों से मंगवा ले रहे हैं, चाइना से, ताइवान से, इधर से उधर से, वियतनाम से, और यहाँ ला करके उसको बस जो होता नहीं है कि मंगवा लिए सब कुछ, यहाँ ला करके नट बोल्ट टाइट कर दिया और बेच दिया, तो ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। अगर 21 गुना है, बस इतना ध्यान रखना कि 21 गुना लगभग इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और भी देखो छोटा मोटा बहुत सारा काम चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि 10 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ डिमेरिट्स हैं। अब जो डिमेरिट्स है उस पर तो बात करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आने वाला है, जब आ जाएगा तो पुतिन और चाइना की तरह हो जाएगा, आगे से इलेक्शन नहीं होगा एंड ऑल, ये सब जो लोग कह रहे हैं, अब ये देखो ये डिस्कशन वाला टॉपिक है, ठीक है। किसी चीज़ में अच्छा भी है, किसी चीज़ में बुरा भी है, तो मैं आपको कुछ तथ्य, कुछ केसेज आपके सामने रखूँगा, उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हाँ किस ओर हमारा देश जा रहा है। हालांकि विदेशी में एक कौन सा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, इन्होंने बोला कि बस डिक्टेटरशिप से 2 कदम हम लोग पीछे हैं, यानी तानाशाही से 2 कदम पीछे हैं रेटिंग में, ठीक है। तो कौन से में बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं किसानों से बात करूँगा भाई। किसानों से इन्होंने वादा किया था 2014 में कि जब आऊँगा तो आपकी आय दुगना हो जाएगा। बेचारा किसानों का हाल बिल्कुल खस्ता हो गया है, ठीक है। यानी कुछ डबल नहीं हुआ है, ये बिल्कुल उनका बात झूठ निकल गया, जुमला निकल गया, ठीक है। अभी जब प्रोटेस्ट करने आए हैं तो फिर उनको कभी आतंकवादी बता देते हैं, कभी कुछ, कभी पानी बरसा देते हैं, कभी कुछ न कुछ ऐसे ही आने से रोक देते हैं, बैरिकेटिंग लगा देते हैं, दीवार खड़ा कर देते हैं, रोड पे आने नहीं देते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट भी, तो ये सब गलत है बिल्कुल, ठीक है। और इनफैक्ट एक तो महिला का इंटरव्यू में देख रहा तो मोदी जी डायरेक्ट ले रहे थे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन्होंने पूछा कि आपकी आय डबल हुई, तो महिला बोली कि हाँ सर हो गई, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाद में एक रिपोर्टर गया और उनसे पूछ दिया कि आपका आय डबल हुआ, तो वो बोले कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो तो हमको बोला गया था बोलने के लिए, इस वजह से हम बोल दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया फार्मर का भाई। और दूसरा कि फार्मर का सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है यार, उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, ठीक है। और देखोगे तो बहुत लगभग 1.08 हेक्टेयर करने लैंड होल्ड करने वाले लगभग 86% किसान हैं हमारे यहाँ, ठीक है। 86% किसानों के पास कितना ज़मीन है, पर जो डाटा निकल के आया तो 1.08 हेक्टेयर है बस, ठीक है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में अगला कौन सी बात करेंगे, तो मीडिया, भाई पूछो मत, 180 देशों में 161वां रैंक आता है भाई। कभी सुसाइड करने का मन करे ना तो मीडिया को देख लो किस जज्बे के साथ आते हैं ये, ठीक है। और इतना जय 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 किसी एक पार्टी को करने के लिए पूरा पोत पात करके पहुंच गए कि हाँ भाई आज चल करके ये कर देना, आज हिंदू मुस्लिम कर देना, आज ये कर देना है, आज वो कर देना है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अबे ये तो इतना गिर करके जब इतना टाइट में बोल रहा है एकदम पोत पात करके, तो हम क्या है, ठीक है, हम भी जिंदा रह सकते हैं। तो एक वो हो गया, मीडिया पूरी तरह से कब्जा है, सरकार के अगेंस्ट में बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अपोजिशन का कुछ भी हो जाए उसको रौंदने के लिए पूरा रेडी है, ठीक है। एक छोटा सा सुराग अगर मिल जाए तो उसको 5 नहीं 10 दिन, जब तक लोगों के हर एक के कान में नहीं पहुंच जाएगा तब तक कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है।
हटाने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में अगला बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन हुआ, लगभग 98-99% रुपया वापस आ गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस प्रो एंड कॉन्स रहता है, लेकिन इसका ज़्यादा कॉन्स ही है। ठीक है, क्यों किए, क्या पीछे में मकसद था, और ये डिस्कशन वाला टॉपिक है। इस पे अगर बोलने लगूंगा तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, ऐसे ही लंबा चला जाएगा। आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरा सुनिए अगर सुनना ही चाहते हैं तो। प्लस माइनस इसीलिए मैं दोनों एक न्यूट्रल पक्ष लेकर के चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में डिमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल गंदे तरीके से हुआ। लगभग 50% से ज़्यादा सामान जीएसटी के अंदर में ही नहीं है, क्या फ़ायदा। ठीक है, पेट्रोल जीएसटी के अंदर में नहीं है, अल्कोहल जीएसटी के अंदर में नहीं है। ठीक है, तो ये सब मतलब ऐसा कह सकते हो कि मोर देन 50% चीज़ जो है वो जीएसटी में नहीं है। बोलने का तो 4 ही 5 आइटम बोला जाता है कि नहीं है, लेकिन ओवरऑल उसका वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 50% की बात चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आए थे तो बोले थे कि ब्लैक मनी लेकर आऊँगा, सभी के खातों में 15-15 लाख तो ऐसे ही चले जाएंगे भाइयों एवं बहनों। लेकिन भाई सबके सब बिल्कुल ख़त्म है, ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो नहीं, लिमिटेड सक्सेस हमारे यूपीएससी के टर्म में बोला जाता है कि यू कैन नॉट टेल कि नथिंग हैज़ या फेल्ड, यू कैन नॉट टेल कि दैट हैज़ फेल्ड, यू कैन से कि दैट हैज़ अटेंड लिमिटेड सक्सेस। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि ब्लैक मनी को कर्व करने में हमारे मोदी जी लिमिटेड सक्सेस अटेंड किए हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिला है। उसके बाद में बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन है उसको हैक कर लिया गया है बिल्कुल। ठीक है, जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे प्रेस, अभी बात किए कि 180 में से 161 रैंक है हमारे भारत का। ठीक है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो अभी देख रहे हैं हम। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर चुनाव से पहले उसका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बोल रहे थे राजीव जी की सभी पार्टियों को सर्कुलर दे दिया गया है कि क्या क्या है, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ तो देख रहे हैं कि मोदी जी हर जगह जाकर के हिंदू मुस्लिम कहीं पे कर दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बोल दे रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो पे बात, अपने कार्यकाल में इतना मैंने उनका काम गिना दिया, उनसे ज़्यादा तो मैं यही सब काम वो गिना करके मांग लेते वोट, तो हो सकता है जनता दे देता। लेकिन नहीं, उनको क्या क्या बात करना है, मंगलसूत्र पे बात करना है, हिंदू मुस्लिम पे बात करना है, पाकिस्तान पे बात करना है। ठीक है, ये सब चीज़ों पे पता नहीं कौन उनका सलाहकार बन गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अल बल ऐसे ही बोले जा रहे हैं कुछ भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम मोदी जी को सुन ही नहीं रहे हैं। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका, लेकिन जो इस बार का मैं उनका बिहेवियर देख रहा हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ हिम। ठीक है, यानी इस तरीके से मोबिलाइजेशन पूरे देश में समझ सकते हो भाई, एक चुनाव जीतने के लिए इतना सारा। अरे भाई आप अपना काम गिनाइए ना। ठीक है, बिना मतलब का ड्रामा क्यों कर रहे हैं स्टेज पे चढ़ करके। और इसके अतिरिक्त ऊपर से देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो चुप है, गूंगा बना बैठा है। इतना में तो भाई पहले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी बिहेव लाइक यस मैन, जी हुजूरी करने का वाला नहीं है। ही शुड बी लाइक दैट, सच दैट ही शुड क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, यानी वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर सके कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, बोल सके। ठीक है, वैसा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अपॉइंटमेंट में भी देख लो, अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, एक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एक सीजीआई रहेगा। लेकिन उसको तुरंत 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुआ कि मोदी जी हटवा दिए एकदम कि नहीं भाई ऐसे हो जाएगा तब तो मेरे काम। देखो अभी समझ में आ रहा है कि क्यों हटाया गया, हटा दिए। अब अपने मर्जी से, अब नया में कौन कौन मिल करके इलेक्ट करेगा, तो एक प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जनरली अमित शाह जो हैं अभी वो रहेंगे, और एक तीसरा रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो दो तो इन्हीं का हो गया भाई। तो एक ये क्या कर लेगा बेचारा, मतलब कि जो बनेगा वो इनके, जो जिसको ये चाहते हैं वही बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। अब क्यों हुआ समझ रहे हो, अभी दिख रहा है कि इतना भड़काऊ भाषण चल रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बिल्कुल साफ मना है कि ये सब आप नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार में। ठीक है, लेकिन वो खुलेआम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, कुछ नहीं। अभी कुछ समय कल परसों में शायद नोटिस दिया है दोनों पार्टियों को, राहुल गांधी को भी यानी कांग्रेस को भी, और
उस बीजेपी को भी, जेपी नड्डा को। तो ये हो गया। तो इलेक्शन कमीशन की बात कर लिया। फिर दिल्ली की बात कर लेते हैं हम थोड़ा। दिल्ली में भाई देख ही रहे हो कि केजरीवाल जी को अंदर चल दिए। हालांकि ये सही है गलत है, प्रूव होने वाली बात है, लेकिन टाइमिंग ऐसा चुना गया है ना कि ये टाइमिंग बिल्कुल गलत है। इलेक्शन के समय में अपोजिशन का आपके पार्टी में भी बहुत सारे चोर चुहाड़ भरे पड़े हैं, अभी उसका भी बात आएगा। और इससे ज़्यादा जिसका प्रूव हो चुका है, इनका तो एटलीस्ट अभी प्रूव नहीं हुआ है ना, बस सबूत लगा है और प्रूफ नहीं हुआ है, फिर भी जेल में बंद कर दिया। आपके पार्टी में तो कितनों का आप ऐसे ही बोल दिए, क्रिमिनल केसेज लगभग 43% है, उस पर भी अभी आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फिर झारखंड में देख लो, हेमंत सोरेन का, उनको डाल दिया अंदर। और दिल्ली का केस में तो और भी बहुत टसन चलते रहता है। जैसे एनसीटी ऑफ दिल्ली में ग्रुप 1 ऑफिसर को ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि हाँ सीएम का जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास पावर रहेगा, लेकिन अगले दिन ही फिर से ऑर्डिनेंस ला करके उसको हटा दिया और बोले कि नहीं, उसका पावर हमारे पास ही रहेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात भी अवहेलना चल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की बात पे आए हैं तो थोड़ा सा और भी कि जब ये DY चंद्रचूड़ आए थे तो उस समय कुछ सख्त कदम उठाए, तो सारा का सारा जितना भी गोदी मीडिया है प्लस इनका IT सेल वाला है, वो सारा का सारा चंद्रचूड़ को के पीछे में लग गया कि ये है वो है, गाली गलौज तक। इनफैक्ट किरण रिजिजू जी, क्या नाम था यार उनका, रिजिजू ऐसे ही कुछ नाम था, तो वो तो गाली वगैरह भी मतलब क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अशोभनीय है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात कर लिए। और भी क्रिकेट पे देख ही रहे हो कि जाकर के अपने अमित शाह जी के बेटा पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप जिता दिया है, 2011 का कि 83 का कौन सा वर्ल्ड कप जिता दिया है कि उसको जाकर के वहाँ पे सेक्रेटरी बना दिए हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे भी एक तरह से आधिपत्य कब्जा कर रखे हैं। तीसरा जुडिशरी की बात कर रहे थे हम, तो उनका तो बात किए हैं। उसके बाद में एक बेला त्रिवेदी हैं, महिला जज जो हैं, अभी 3 हैं शायद सुप्रीम कोर्ट में, 3 जज हैं महिला, लेडीज़ की बात कर रहे हैं कि 3 महिला जज हैं, जिनमें से एक का नाम है बेला त्रिवेदी। और अधिकतर जो जिसमें सरकार इन्वॉल्व होता है वो इन्हीं के बेंच को केस जाता है ये, ठीक है। ये पता नहीं अब इत्तेफाक है कि क्या, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर जो इनका केस होता है वो इस जज को जाता है, इस बेंच को, इनके बेंच को जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में रंजन गोगोई, उनका कार्यकाल भी जो रहा वो क्या बोल सकते हैं, मतलब कि वो रिटायर हुए, ठीक है, और उसके 2 महीने के अंदर में आपने उन्हें राज्यसभा में बैठा दिया। अब इससे क्या होता है ना, क्रेडिबिलिटी पे संदेह होने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि नियम बनना चाहिए कि जब आप रिटायर करते हो तो उसके 4 साल 5 साल तक, एटलीस्ट 4 साल 5 साल तक आपको किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसके बाद अभी देखे होंगे कि यहाँ पे बंगाल में क्या नाम था उनका, अभिजीत गंगोपाध्याय, वो जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ से रिजाइन करके वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं। अब बताओ, वो जो भी फैसला उससे पहले दिए होंगे उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, ठीक है। कौन सा सरकार के पक्ष में दिए हैं, कौन से विपक्ष में दिए हैं, इस पर टिप्पणी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में और भी बात करेंगे तो CAG बहुत सारा रिपोर्ट मनरेगा में हो गया, कि फिर रोड कंस्ट्रक्शन में हो गया, कुछ घोटाला का निकाला था कि इतना घोटाला हुआ है, ये हुआ है, कुछ इरेगुलरिटीज़ पाया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बिल्कुल चुप्पी साध लिया गया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ भाई। उसके बाद में सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर ले तो भाई गवर्नर, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी रोते रहते हैं कि LG कि कौन है ये LG, क्यों नहीं काम करने देता है ये LG। तो भाई ये थोड़ा सा है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ एक टर्म मेंशन है कि एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बिल को
साइन करके दे दीजिए। आप जो भी देखो, बिल जब पास होता है तो 3 स्टेज में, आप इतना पता है आपको कि लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट, वो सेंटर का हो गया। लेकिन स्टेट में होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। ये दो, जहाँ पे काउंसिल नहीं है वहाँ पे सीधा यहाँ से गवर्नर के पास जाता है, असेंबली से गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास 3-4 ऑप्शन होता है। एक तो वो अथी साइन कर दे कि हाँ भाई चलिए बिल, जैसे ही साइन कर दिया तो बिल पास हो गया। दूसरा उनके पास पावर है कि विथहोल्ड कर लिया, यानी कुछ भी नहीं बोलेंगे कि ना हम बैठल रहेंगे भाई, यस नो कुछ भी नहीं होगा। तीसरा उनके पास है कि रिटर्न कर देंगे कि फिर से चले जाओ। और चौथा है कि प्रेसिडेंट को भेज देंगे वो, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन चुन रहा है गवर्नर, आजकल का जितना जो कहाँ पे ये सीन हो रहा है, पहले तो ये समझ लो। तो जैसे सेंटर पे बीजेपी का सरकार है, स्टेट में अगर बीजेपी का सरकार नहीं है तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो सेंटर अपॉइंट करता है, ठीक है। जनरली प्रेसिडेंट भेजता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट आप जान रहे हो कि किसके अंडर में रहता है, तो किसके कहने पे काम करता है। तो वो वहाँ पे ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माने, यानी वहाँ पे अगर कुछ अच्छा कार्य के लिए काम चल रहा है, कोई बिल पास हुआ तो वो उसको विथहोल्ड कर दे रहा है, मतलब बैठा रह रहा है बिल्कुल। नियम क्या बोला गया, टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि इतने समय में आपको पास कर देना है, ठीक है। कोई ना कोई एक्शन लेना है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है गवर्नर के पास। और ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके गवर्नर महीना 2 महीना 4 महीना सालों भर, कितना बार तो सुनने में मिल रहा है कि बैठा रह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। बिल पे कुछ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। बंगाल में हो गया, साउथ में, तमिलनाडु, केरला शायद संभवतः, तमिलनाडु में, केरला में, दिल्ली में केजरीवाल जी हमेशा रोते रहते हैं। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, यानी फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है। फिर उसके बाद सीबीआई और ईडी, सीबीआई ईडी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो केस्ड पैरोट बोला गया था वो केस्ड पैरोट दिख रहा है भाई अब, ठीक है। और मतलब कि अगर कोई किस पे जांच होगा तो किस पे जांच होगा, अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकली बात करूं तो 95% जो केसेस हुए हैं वो जो अपोजिशन में है उस पे हुए हैं, ठीक है। और 5% रूलिंग पार्टी का हुआ है, ठीक है। और दूसरा कि मतलब कितनी बार तो यह देखने को मिला है कि तोड़ने जोड़ने के लिए भी काम चल रहा है इससे, ठीक है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लो क्या हुआ, कितना जगह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे छापा पड़ा, उसके बाद में उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो बीजेपी गवर्नमेंट को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद सीबीआई और ईडी, इसका फंक्शनिंग बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और उसका कारण भी है ना, जैसे देखो कोई अगर आपको ईडी अगर अरेस्ट करता है ना, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जैसे केजरीवाल जी अभी पकड़ाए हुए हैं, तो प्रूफ ऑफ बर्डन जो होता है ना वो अक्यूज्ड पे होता है। यानी अगर आपको पकड़ा गया है तो आप प्रूफ करो कि दैट यू आर नॉट गिल्टी, ठीक है। आप निर्दोष हो, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा झोल है इसमें, और इस वजह से लोग खींचे चले जाता है केस। जैसे केजरीवाल जी को देख लो, अभी कितना दिन तक खींचेगा पता नहीं है कुछ भी। मनीष सिसोदिया को देख लो, इतना समय से अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर जेल में बंद है। कि सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा कर ही रहे थे तो थोड़ा 2-4 पॉइंट और भी इसमें बोल देते हैं कि देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ चीज़ें ऐसा भी देखने को गया है। जैसे एक गेमिंग कंपनी वाला था, वो 1200 करोड़ के आसपास रुपया दिया था। कौन है वो, ठीक है, कौन है वो, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। ऐसे ही कुछ झोपड़ी टाइप के बना दिया है और वहाँ से 1300 करोड़ रुपया दिया जा रहा है पार्टी को। कहाँ से आ रहा है ये पैसा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठता है सेल कंपनी का। सेल कंपनी यानी कोई ऐसे ही एक आकर के यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया है अपना, एगो झोपड़पट्टी डाल दिया है, और वहाँ पे ब्लैक मनी जो है वो एंट्री कर रहा है, और ब्लैक मनी एंट्री करके पूरे पार्टियों में जा रहा है, ठीक है। यानी ब्लैक को वाइट करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य का
का प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद दूसरा बात करेंगे तो जैसे हाँ ये भी बात कर सकते हैं कि जितना लोग आजकल सरकार में जो है वो बोलते रहते हैं गौरक्षा गौरक्षा गौरक्षा, हालांकि देखा जाए तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इंडिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला देश है, ठीक है। इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी चंदा दिया था भाई। इनफैक्ट मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है कुछ उस समय का एक केस कि एक कोई बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी था जो कुछ इरेगुलरिटीज़ में पाया गया था, ठीक है। उस पर जैसे ही केस आया तो कुछ छानबीन चल रहा होगा, तो उस पर कुछ हुआ नहीं उस समय। क्यों नहीं हुआ, वो उसका कुछ थोड़ा बहुत जो मिलता है सुराग वो इलेक्टोरल बॉन्ड से फिर मिलता है। वो कैसे कि वो चंदा दिया किसको, आकर के बीजेपी को और शिवसेना को शायद दिया था, ठीक है। तो ये दो कंपनी को 5 करोड़ और 2 करोड़ ऐसे ही चंदा दिया और उसके बाद उस पर कोई किसी तरह का कोई जांच वाच नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला तो इलेक्टोरल बॉन्ड में आई क्विड प्रो के बोला जाता है, पॉलिटी में टर्म है। तो ये हुआ है, मतलब हम आपका खुजा देते हैं पीठ, आप हमारा पीठ खुजा दीजिए, और इस तरह से दोनों यानी चंदा दो धंधा लो, इसका साक्ष्य मिल रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा मिल रहा है। और यही अगर अपोजिशन रहता यहाँ पे तो उसका भाई अच्छे से किया जाता, सही बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से उसका क्लास लग जाता। अभी यही गोदी मीडिया जो अभी मीडिया है वो सारा का सारा चिल्ला रहा होता है कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया वो हो गया, तो है कुछ ना कुछ यहाँ पे। फिर उसके आगे राफेल की बात कर ले तो राफेल के समय में राफेल के डीलिंग में भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ पाया गया था, ठीक है। अभी उसका पूरा साक्ष्य पता नहीं चला। देखो इनका जो कार्यकाल है अभी कितने समय रहेंगे, 24 में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, या जब ख़त्म होगा तो उस समय जब एनालिसिस किया जाएगा इनके कार्यकाल का, तब ये सब के सब जितना भी काला चट्टा है इनका सारा निकल करके आएगा, देख लेना तुम, ठीक है। हमें आज ही बोल दे रहे हैं आपको। तो ये हो गया। फिर तीसरा उसके आगे का बात करते हैं तो बेरोज़गारी। भाई बेरोज़गारी बहुत गंदा हालत बना दिया इन्होंने। आए थे तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हमारे युवा ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन इनके आने के बाद क्या हुआ, वादा करके आते कि हर साल 2 करोड़ नौकरी भाइयों एवं बहनों मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन सब जुमला है, सब जुमला है भाई, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर सरकारी नौकरी की भी बात कर लेना तो सरकारी नौकरी में भी इनके आने के बाद, हालांकि ये बीजेपी गवर्नमेंट का पुराना रीति है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे तो गवर्नमेंट जॉब में जो रिक्तियाँ थी वो कम होते चला जाता था। जैसे इनका कुछ बात कर ले हम तो यूपीएससी की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2012 में लगभग 1037 पोस्ट निकला था, 13 में 1000, 14 में 1291, 15 में 1129, 16 में 1079, 17 में 1970, 18 में 782, 2021 में 712। तो देख रहे हो किस तरीके से घटता चला जा रहा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट यूपीएससी में भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस वगैरह जो भी हैं उनकी संख्या पर्याप्त है, लगभग ऐसा माना बोला जाता है कि 4 से 5 हज़ार पोस्ट रिक्त स्थान है, अभी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर बढ़ना चाहिए था तो उसकी जगह पे नंबर घटता चला जा रहा है। एसएससी की बात कर लेते हैं तो 2012 में अगर बात करेंगे, 12, 13, 14 की बात करते हैं तो 12 में 16,000 वैकेंसी निकलता था भाई 12 में, 13 में भी 16,000 प्लस 16,000 समथिंग और भी है, लेकिन उतना डाटा में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि 16,283 ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लगभग जो मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ राउंड फिगर में उतना आप समझ लेना। 16,000 के आसपास 12 में भी, 13 में भी 16,000, 14 में 15,500। अब मोदी जी आ गए हैं तो 15 में 8,500, 16 में 10,500, 17 में 801 या 8.1 के यानी 8,000, 18 में 11,000, 19 में तो देखो कहाँ देख रहे थे 16,000 और कहाँ गिरते 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 हम लोग यह देख रहे हैं कि पहुँच गया कहाँ 7,000 6,000 पे आ गया है, 2,000 3,000 पे भी
24 में 8.4 है, 22 में एक बार निकला था लगभग 36,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बाकी देखा जाए तो बिल्कुल घटते चला जा रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की संख्या आप जान ही रहोगे कि क्या हाल हो गया कि अगर एक चपरासी का भी गवर्नमेंट पोस्ट में निकलता है तो उसके लिए देख रहे हैं कि कितने सारे इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसी भीड़, IITian दौड़ लगा दे रहे हैं एक एक पोस्ट के लिए। 2-2, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लड़का लोग आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यह देखने को मिलता है कि ले पेपर आउट हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टूडेंट के साथ अन्याय। इतना यहाँ पे तो हम ये कहेंगे कि जो पकड़ा जाता है उसका सारा का सारा, जितना लोग पकड़ा जाता है उस सारा संपत्ति उसका सीज करके और छीन करके जो जो लड़कों ने फॉर्म भरा है सबके अकाउंट में पैसा डालो, ठीक है। आने जाने फॉर्म भरने में जो भी लॉस हुआ है वो सारा का सारा बियर करो, सरकार बियर करो या जहाँ से बियर करना है करो, तभी जा कर के ये सुधर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग में भी 2012 में 22,000 निकलता था, 13 में भी 22,000 प्लस, 14 में 17,000 हो गया, 15 में 12,000 हो गया, 16 में 8,500 हो गया, 17 में 3,500 हो गया, 18 में 4,200 हो गया, 19 में भी 4,2 ही थाउजेंड रह गया, फिर 20 में 1,200, 21 में 5.8 के यानी 1,000, 22 में 7,500 के आसपास, 23 में 3,000। तो देख रहे हो कहाँ 22,000 निकलता था, कहाँ 2,000, 3,000, 1,200 पे आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिक्तियाँ बिल्कुल घटता चला जा रहा है। रेलवे का भी सेम सिचुएशन है। तो इनके आने से अनएम्प्लॉयमेंट सरकारी में भी घटा है और अभी अभी देख ही रहोगे, सुन रहोगे कि लगभग 30,000 रिक्तियाँ हैं, यानी 30,000 वैकेंसी है, लेकिन जिसको भरा नहीं जा रहा है अभी, ठीक है। तो इनके आने से ये होता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कुछ डिमेरिट में। तो देखो बहुत सारा इन्होंने आने के बाद योजना चलाया था, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ब्लैक मनी, क्या क्या नहीं बोले थे आने के बाद। ये सारा का सारा सब में लिमिटेड सक्सेस है भाई। आप आम लैंग्वेज में बोलोगे तो सब के सब फेल मार गया है, ठीक है। यानी कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। हाँ, अपने लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो लिमिटेड सक्सेस देखने को मिला है। मेक इन इंडिया लिमिटेड सक्सेस, स्टैंड अप इंडिया लिमिटेड सक्सेस, क्लीन गंगा, गंगा देख रहे हो कितना साफ़ हो गया, दिख रहा है सबको। तो क्या एफिशिएंसी है देख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन कितना साफ़ सफाई है देख ही सकते हो। कि इतना चेक कर लो कम से कम कि टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटीज़ में, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अभी सर्च करके देख लेना कि टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया का कितना आता है, कितना सिटीज़ है, आपको इसी से पता चल जाएगा स्वच्छ भारत मिशन का। फिर इसके अगला स्किल इंडिया है, क्या है से आप समझ ही रहे हो। स्टार्टअप इंडिया, फिर ब्लैक मनी, ये सब का बात कर चुके हैं। जितने भी इनका योजना था वो सारा का सारा मतलब ग्राउंड पे कुछ देखने को ज़्यादा सक्सेस मिल नहीं रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो जैसे 2011-12 में जब आधार लाया गया था तो उस समय मोदी जी चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि क्या फ़ायदा है इसका, आखिर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया, और तमाम तरह की बातें अगेंस्ट में बोलते थे। जीएसटी के भी अगेंस्ट में बहुत बोलते थे ये, लेकिन आए तो सबसे पहले जीएसटी लगा दिए, वो लाए और वो भी गलत तरीके से लगाए हैं। और उसी तरीके से आधार पे, लेकिन आज देख लो कि आधार का इतना काम है कि अपने हर चीज़ जितने भी वेलफेयर स्कीम है वो सारे वेलफेयर स्कीम को इन्होंने उसी आधार से लिंक करवाया है जो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, ठीक है। इतना ही नहीं, लिंक अगर नहीं करवा रहे हो आधार और पैन को तो उससे लगभग 600 करोड़ रुपया इकट्ठा भी कर लिए हैं, ठीक है। मतलब पेनाल्टी के रूप में 600 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिए हैं। तो अब खुद समझिए कि जिस चीज़ को ये अपोजिशन में थे तो गार्बेज बोलते थे, देख लेना, ये नेट पे सर्च करके देखना, सीधा गार्बेज, कूड़ा बोले थे, गार्बेज है ये। और उसी चीज़ से ये कितना फ़ायदा ले रहे हैं। इनफैक्ट नहीं अगर आप करवा रहे हो तो उससे 600 रुपये आपसे वसूल भी लिए पेनाल्टी के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो अभी चुनाव की तो बात कर ही लिए हैं कि किस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फिर मंगलसूत्र छीन लेगा। इनफैक्ट मैं देखो भाई इतना कहूँगा कि अगर आप एक जागरूक नागरिक हो तो आपको मैनिफेस्टो जो है दोनों पार्टी जो निकालता है वो खुद पढ़ना चाहिए कि क्या कोई
ये सब लिखा है कि हाँ भाई हम सरकार में आएंगे तो आपके माता का मंगलसूत्र, आपके बीवी का मंगलसूत्र, आपके बहन का मंगलसूत्र लेकर के बेच देंगे, या आपका पूरा प्रॉपर्टी लेकर के दे देंगे मुस्लिम लोगों को या किसी खास लोगों को। ये सब आपको पढ़ना चाहिए, जिससे जागरूकता मिलता है, और तब जाकर के किसी संघर्ष पे पहुंचना चाहिए कि हाँ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं कि अब एक नया इनका अथी चल रहा है कि डेवलप्ड कंट्री बना देंगे 2047 में। भाई पहले जो अभी बेरोजगारी चल रहा है पिछले 46 साल का सबसे ज़्यादा, जिस देश में आपका 85 करोड़ लोग 5 केजी अनाज पे जिंदा है, कहाँ जा रहा है देश, कहाँ लेके जा रहा है? आपके पास इतना मेजोरिटी था, अगर आप करना चाहते तो बहुत ऊपर लेकर के जा सकते थे। आपको चुनाव में ये सब मामला हिंदू मुस्लिम करने का ज़रूरत ही नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्या है कि आपको, जैसे कि आपका योजना था लिमिटेड सक्सेस, आपके अकॉर्डिंग फेल, हमारे अकॉर्डिंग लिमिटेड सक्सेस, उसी तरह से इनका हर बात जुमला है भाई, अधिकतर चीज़ें जुमला है। ठीक है, मतलब कि एक बात बोलूँ, ये दिमाग से खेलना जानते हैं मोदी जी, दिमाग से आपका खेल रहे हैं बस ये। ठीक है, ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे ना, इतना बड़ा बड़ा आपको दिखा देंगे, 100 स्मार्ट सिटी, ये वो क्या क्या चीज़ों का आपको दिखा देंगे बस कि हम आएंगे तो ये हो जाएगा। जैसे 2014 के पहले में ये चिल्लाते रहते थे कि 2012 का हमको एक याद है कटिंग दिखा था हमको, उस समय $1 में 56 रुपीज़ था। ठीक है, और गिर रहा था धीरे धीरे, तो गिर रहा था, तो ये गुजरात के उस समय सीएम थे, चिल्ला करके कि आखिर प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्या हो गया है कि श्रीलंका का डॉलर नहीं, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, बांग्लादेश का कमज़ोर नहीं हो रहा है, मालदीव्स का कमज़ोर नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का कमज़ोर नहीं हो रहा है, हमारा रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है, इस तरीके से। और आज की हालत ये है कि $1 83 रुपीज़ के आसपास पहुंचा हुआ है। ये अब आपको, आप ये इस पे नहीं बोलेंगे कि क्यों गिर रहा है। ठीक है, इस पर आप बिल्कुल चुप्पी साध लिए, बिल्कुल ख़त्म हो गया। पेट्रोल उस समय हमको याद है कि ₹7 बढ़ा था, ₹7 बढ़ा था, तो मोदी जी बिल्कुल आकर के, ये सब सारा का सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, देखना कि ₹7 हाइक प्राइस हुआ था, तो क्या मोदी जी चिल्ला करके बोल रहे थे कि ऐसे कैसे लोगों को, आपको कोई अथी नहीं है, सरकार नहीं चलाने आता है, मतलब क्या क्या नहीं बोले। और अभी देख लो 120 पहुंच गया पेट्रोल, डीजल हो गया 100, सब शतक बनाए हुए हैं, लेकिन एक चू तक नहीं निकल रहा है इनके मुंह से, महंगाई का माँ भी नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद में 2 करोड़ जॉब की बात कर ही लिया कि वो बिल्कुल जुमला का जुमला रह गया। सेविंग्स लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बिल्कुल घटता चला जा रहा है। ठीक है, फिर एक और भी इनका याद आता है हमको कि बिहार में आए थे उस समय जहानाबाद में, तो आकर के चिल्लाए थे गांधी मैदान से कि कितना पैकेज दूँ बिहार को, दोस्तों बोलो 70,000 करोड़ दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ, 90,000 करोड़ दूँ कि 100, कितना दूँ बोलो। और लास्ट में बोल करके चले गए कि आपको 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाता है बिहार को। अब एक ही प्रश्न है हमारा कि क्या आपने वो पैसा दिया बिहार को? अगर दिया तो वो पैसा किस कार्य में खर्च हुआ, इसका ब्यौरा दे दीजिए आप। ठीक है, और नहीं दिया तो बस एज इट इज़ सभी बातों की तरह ये बात भी आपका जुमला ही है। ठीक है, उसके बाद में आए थे तो कि हवाई चप्पल में चलने वाले को भी हम हवाई जहाज़ से सैर करवाना चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, अभी का जो अगर देखोगे करंट में, उस समय उड़ान योजना के तहत सस्ता हुआ था 1600 1800 में, या कुछ ऐसे ही था कि 2000 या 2500 में था कि 45 मिनट का रास्ता रहेगा तो इतना लगेगा। आज अगर देख लोगे तो बिल्कुल क्या है उसको बोले, मतलब प्राइस हाइक हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, यानी देख लो ना, कहीं का पटना से दिल्ली देख लो या कहीं का देख लो 5,000 से नीचे का आपको फ्लाइट, 6,000 से नीचे का फ्लाइट आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो बात भी बस धरा का उनका धरा ही रह गया, कोई ज़मीन पे नहीं आया। फिर उसके बाद में एयरपोर्ट्स वगैरह देख ही रहे हो कि प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेटाइज आपके सेंस में बोले तो बेचा जा रहा है, और एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे का देख ही रहे हो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पोर्ट्स का देख ही रहे हो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रोड्स का देख ही रहे हो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पीपीपी मॉडल में। ठीक है,
यानी इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसे इसी का बात कर रहे थे हम, एरोप्लेन का, प्लेन का रेंट का। तो पूरे अगर एशिया पैसिफिक में जो 10 देश है ना हमारे आसपास में, एशिया पैसिफिक में पूरे 10 देश है, उन 10 देशों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है प्राइस इंडिया में। डोमेस्टिक में अगर बात करोगे तो 43% प्राइस इंक्रीज हुआ है फेयर का, फ्लाइट फेयर का। और इंटरनेशनली अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात करोगे तो 28% इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, उसके बाद अगला बात करते हैं इनके स्मार्ट सिटी का भी थोड़ा सा। भाई जब आए थे तो बोले थे कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। इनफैक्ट उस समय एग्जांपल भी देते थे कि हमारे गुजरात में अहमदाबाद से 100 किलोमीटर या कितना किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर एक गांव बना रहे हैं, गांव को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, धोलेरा सिटी जो। और ये मतलब गुजरात मॉडल का एक जो सपना झूठा दिखा दिए भाई ये, और कुछ नहीं किए कि धोलेरा जो बनेगा वो दिल्ली जो हमारा है उससे 2 गुना बड़ा बनेगा, शंघाई जो चाइना का है उससे 6 गुना बड़ा बनेगा। इस तरीके का सपना था, मतलब फेंकने में ना भाई इनसे ऊपर कोई नहीं है। इतना लंबा लंबा फेंक देंगे कि भाई कैच ही नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, और अभी भी हर समय कुछ न कुछ इनका झूठ ही चलते रहता है। उस समय देखे होगे कि 15 लाख आ जाएगा, कहाँ चला गया 15 लाख, 2 करोड़ जॉब कहाँ चला गया, 2 करोड़ जॉब। स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया, एक स्मार्ट सिटी तो दे दीजिए भाई, एक वो दिखा दीजिए कहाँ बना दिए हैं स्मार्ट सिटी। तो ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, आपका दिखता ही नहीं है काम। फिर उसके बाद संसद ग्राम योजना आया था, संसद आदर्श ग्राम योजना जो था उसके तहत था कि जितने भी सांसद है वो एक एक गांव को गोद लेंगे और वहाँ पे जो भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, बिजली है, पानी है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और बिल्कुल उसको एक अच्छे तरीके से डेवलप धीरे धीरे कर देंगे। अभी तुम एक एग्जाम्पल ढूंढने जाओगे ना तो एक एग्जाम्पल तुमको नहीं मिलेगा कि जो किसी सांसद ने गोद लिया और उस गांव को जीरो से हीरो बना दिया। एक गांव नहीं मिलेगा भाई। इनफैक्ट एक दो एग्जाम्पल मैं दूँ तो स्मृति ईरानी का जो है कौन सा अमेठी में जाकर के एक पत्रकार क्या था, जाकर के एक मतलब ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग कर दिया, ट्विटर पे डाल दिया। भाई एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वीडियो को हटवा देना पड़ गया। जिस गांव को स्मृति ईरानी ने गोद लिया संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। एक रिपोर्टर जाके कर दिया, उसको भाई वीडियो हटा देना पड़ा वहाँ से, इतना उसके ऊपर में थ्रेट आने लगा। ठीक है, इतना ही नहीं, उसके बाद में राजनाथ सिंह एक गांव को अथी लिए थे गोद, वहाँ भी सेम सिचुएशन, डिट्टो यही हुआ वहाँ पे भी। तो ये तो इनका चल रहा है, कोई भी इनका स्कीम हो या कुछ भी हो भाई नहीं चल पा रहा है, पता नहीं क्यों। अब उसके बाद में महंगाई पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो महंगाई में आप देख ही रहे हो कि 2014 से तुलना कर लो कि पेट्रोल का प्राइस बता दिए कि पहले कितना था, अब क्या है। डॉलर का ही देख लो, पहले क्या था अब क्या है, 56 से पहुंच गया है कहाँ आपका 83। उस समय पेट्रोल का प्राइस 72-73 था, आज देख लो 110-120 पे पहुंच रहा है। ओनियन प्राइस, प्याज का, चावल का, दाल का, तेल का, किसी भी चीज़ का प्राइस देख लो, हर चीज़ का प्राइस डबल ट्रिपल इस तरीके से भाग रहा है। तो ये इनके समय में चल रहा है। अगर यही अपोजिशन में रहते वो तो देखते कितना फेंकते उस समय कि भाइयों बहनों इनसे नहीं संभल पा रहा है, ये वो सब तरह का एक कर देते ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, यानी जितने भी इसेंशियल आइटम हैं सभी के प्राइस इंक्रीज ही हो रहे हैं, घटा नहीं है किसी चीज़ में। तो ये मतलब इनका हम कुछ चर्चा किए हैं, एक और भी बात कर देते हैं। ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे बात करते हैं एजुकेशन की। ठीक है, तो शिक्षा का स्तर क्या है आप खुद भी देख रहे हो। एक तो सबसे पहले क्राइटेरिया एजुकेटेड का कौन है, किसे रखना है, उसमें चेंजिंग सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है भाई, इतना हम नहीं जानते हैं, बस इतना का जवाब हमको दे दीजिए। अगर आपको शिक्षा पे को इतना वैल्यू देते तो क्या आप एक शिक्षा पे 18% GST लगाते। 18% भाई, मतलब लग्जरियस आइटम में आ रहा है हमारे यहाँ। हमारे इंडिया में शिक्षा लग्जरियस आइटम है, हर कोई नहीं के लिए नहीं है ये।
लग्जरी आइटम है, लग्जरी। 18% GST कौन सा देश लगाता है भाई शिक्षा पे? इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देख लीजिए, थोड़ा सा अगर इसरो वगैरह कोई अच्छा काम कर दिया तो तुरंत अपना क्रेडिट लेने तुरंत पहुंच जाएंगे, दौड़े दौड़े। चंद्रयान 3 पहुंच गया वहाँ पे तो दौड़े दौड़े चल गए। लेकिन वहीं पे अगर R&D पे बात कर दो कितना पैसा दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि मात्र 0.3 या समथिंग % दे रहे हैं। 0.567 या 57 ऐसे ही समथिंग है, आप एक बार चेक कर लेना। बस मात्र 0.3%, 0.67% ऑफ GDP ही देते हैं। एजुकेशन पे देख लो, हेल्थ पे देख लो, कितना पैसा दे रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, जो देश को बनाने के लिए है, बेसिक चीज़ें जो चाहिए, एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी का, एजुकेशन से ही आपको एक अच्छा यूथ के लिए रोज़गार का अवसर मिलेगा। तो एजुकेशन जो आजकल इंजीनियर भी हैं उसमें से ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगभग कितना तो परसेंट था, मैं भूल रहा हूँ डाटा, कि 50 या 60% ऐसे ही इंजीनियर जो है वो काम करने के लायक ही, इंजीनियरिंग कर लिए लेकिन वो काम करने के योग्य नहीं है, स्किल्ड नहीं है। कैसा शिक्षा का स्तर गिर गया भाई कि आपको काम, जब आपको स्किल दिया गया लेकिन उस स्किल से आपको किसी तरह का कोई आउटपुट ही नहीं ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, और भी देखो यार, बात करना चाहेंगे तो 2-4-5 घंटा चल जाएगा, लेकिन एक मोटा जो है बात हम कर दिए हैं अभी। हाँ, एक और वॉशिंग मशीन वाला बात इनका छूट गया, उसका भी चर्चा कर देते हैं। देखो वॉशिंग मशीन में क्या है कि वॉशिंग मशीन वाला सीन ये है इनका कि कोई इनके अगेंस्ट वाले पार्टी में है तो वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, और इनके पार्टी को ज्वाइन कर लिया है भाई, तो देख ही रहे हो कि वो सबसे, यानी उस पर जाँच उच सब बंद हो गया। इतना ही नहीं, क्लीन चिट भी मिल जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में अजीत पवार जो है उनको क्या हुआ कि 74,000 करोड़ का, NCP का जो नेता है महाराष्ट्र के, 74,000 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाते थे, इनके पार्टी में चले गए। देख लो, कल ही परसों का न्यूज़ है कि क्लीन चिट उनको मिल गया कि ना भाई ये पागल हो, ऐसे कैसे चोरी कर लगा, ये बिल्कुल संत आदमी है यार, देख लो। और ये ऐसा एक केस रहता ना तो लोग नहीं समझता, इग्नोर कर देता कि हाँ भाई हो सकता है कि मोदी जी झूठ बोल दिए होंगे, समझ में नहीं आया। लेकिन एग्जाम्पल 2530 है, आप नेट पे जा कर के सर्च करो। अजीत पवार हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, हेमंत विश्व शर्मा हो गए, अशोक चौहान हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, संजय सेठ हो गए, छगन भुजबल हो गए, कृपा शंकर सिंह हो गए, YS चौधरी हो गए, कितना नाम गिनवाए। जो आपके पार्टी में जा रहा, बाहर में दूसरे पार्टी में है तो वो चोर चुहाड़ है सबसे बड़ा। और आपके उसके आगे बात करूँगा तो फिर करप्शन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे राफेल का हो गया, वहाँ पे क्लियरिटी लोगों के पास तक नहीं पहुँच पाया कि क्या है क्या नहीं है। मनरेगा में CAG ने बहुत सारे रिपोर्ट निकाला कि कुछ धांधली चल रहा है, या इनफैक्ट एक नंबर से कितना हज़ार चल रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक मोबाइल नंबर से, और उस पर किसी तरह का कोई अथी नहीं हो, सब ठंडे बस्ता में चला गया। क्यों भाई? क्योंकि आपका सरकार है तो आप बिल्कुल कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, हम चोरी करने वाले नहीं हैं। भाई आप तो करप्ट दिख रहे हो, आप बोलते हो कि मोदी का गारंटी है और ये है और वो है, ब्लैक मनी लाएंगे और वो करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात मैंने कर लिया है। फिर अगला चीज़ है कि बहुत सारे डाटा जो इनके कार्यकाल में है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो 125 देश में से 111 नंबर पे हमारा देश आता है। 125 का काउंटिंग होता है तो उसमें 111 नंबर पे हमारा भारत देश आता है। किस चीज़ में? हंगर इंडेक्स में, ठीक है। करप्शन की बात कर लेते हैं। आप तो इतना 10 साल रह लिए, तब तो करप्शन कम होना चाहिए था, लेकिन करप्शन में हमारा देश जो है वो 180 में से 93 नंबर पे आता है। 93 नंबर पे। कुछ और भी बड़ा केस होता है तो वहाँ पे आपका मुंह ही नहीं खुलता है। ऐसे तो आप 56 इंच का सीना लेकर के चलते रहते हो। अडानी का उस समय इतना बड़ा मामला आया, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। वो वुमेन रेसलर का जो छेड़छाड़ रेप का मामला आया था, उस समय बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपका एक शब्द तक नहीं निकला।
मणिपुर आज इतना महीनों से जल रहा है, 1 साल लगभग होने जा रहा है। एक शब्द तक आपसे पार्लियामेंट में नहीं निकलता है कि मणिपुर ऐसा क्या। इनफैक्ट आप वहाँ पे एक बार जाने का हिम्मत तक नहीं दिखा है और आप बोलते हो 56 इंच का सीना है। उसके आगे अगर बात करूँ तो लद्दाख में क्या हो रहा है अभी, लद्दाख में स्टेटहुड मांग रहे हैं वो। और इतना ही नहीं, लद्दाख के लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम जहाँ तक पहले अपने जानवर को ले जाते थे चराने के लिए, वहाँ तक आज नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चाइना वहाँ पे लैंड को कब्जा कर लिया है। और आप बोल रहे हो सीधे आकर के कि चाइना ने 1 इंच भी लैंड को कब्जा नहीं किया है। ये क्या है? सरासर हर चीज़ में झूठ भाई। इतना झूठ कौन बोल सकता है? इन्फ्लेशन देख ही रहे हो। उसके बाद आईटी सेल जो इनका है, आईटी सेल दिन भर सच झूठ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया है वहाँ पे, उसमें 30-35 लाख लोगों को जोड़ दिया है और वो सारा का सारा दिन भर उस पर चलते रह रहा है कि ये मंगलसूत्र बेच देगा, ये पप्पू है। भाई राहुल गांधी को तो पप्पू प्रूफ कर दिया, पप्पू उसको प्रूफ करके कमज़ोर कर दिया है। अब लोगों को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई ये पप्पू नहीं है, काम की बात भी करता है। ठीक है, यानी बहुत अच्छा बात करता है, पढ़ा लिखा है भाई, सिंपल सी बात है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपका कमियों में फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देखो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन में यह है ना कि आपका पड़ोसी कैसा है, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध कैसा है। एक एक करके 7-8 पड़ोसी जो हैं हमारे, उनका हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मालदीव्स ख़त्म हो गया, चाइना के गोद में जा कर के बैठ गया। पाकिस्तान बिगड़ा हुआ बेटा, कभी सुधरने वाला नहीं है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज हो गया। ठीक है, वहाँ से क्या है क्या नहीं है सब इंटरनली ही चल रहा है। अभी तो कोई एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ही नहीं है, तालिबान का राज है तो क्या ही बोल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से भी ख़त्म है। चाइना से अरुणाचल, कभी वो अरुणाचल प्रदेश में आपको घुस जा रहा है, कभी वो उधर लद्दाख में चला जा रहा है, लेकिन आपसे एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल का अभी फॉरेन मिनिस्टर जो है, सॉरी, नेपाल में तो गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, कि मतलब वो भी बहुत हद तक चाइना के गोद में ही जा कर के बैठा हुआ है। उसके बाद में भूटान की बात कर लेते हैं। तो भूटान का फॉरेन मिनिस्टर अभी जो है वो चाइना से होकर के आया है। उसके बाद में श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम्बन टोटा जो है वो 99 साल के लिए लीज पर चाइना लेकर के बैठेंगे वहाँ पे भी। म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार में जा कर के देख ही रहे हो कि मिलिट्री कू हो गया है, वहाँ पे सेना का शासन चल रहा है। बांग्लादेश जो है वो, बांग्लादेश में भी क्या बोले हम, मतलब अभी ठीक है, ख़राब नहीं कह सकते हैं, सही है। ठीक है, और वो भी क्योंकि हमारे लाइकेबल गवर्नमेंट है। ठीक, हसीना, उनके साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं, तब तक सही है। जैसे ही एंटी गवर्नमेंट आया वहाँ पे, उसके साथ भी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना भी आपके सराउंडिंग में जो भी आपका पड़ोसी है, उसमें से सभी के साथ लगभग आपका रिश्ता ख़राब है। कैसा इंटरनेशनल रिलेशन आप संभाल रहे हैं, ऊपर से आप जाते हैं कहाँ पे, तो ट्रम्प के। ऐसा कौन करता है भाई? पीपल टू पीपल नहीं चलता है, कंट्री टू कंट्री रिलेशन होना चाहिए। आप ट्रम्प की सरकार जब था तो उस समय आप ट्रम्प का प्रचार तक करने चले गए थे। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, पूरा विश्व में हमारा नाक कट गया था कि भारत का प्राइम मिनिस्टर जा कर के उसका, मतलब इंडिया, वहाँ भी खुद ही सोचो ना कि वहाँ से अगर कोई राष्ट्रपति यहाँ आकर के इनका प्रचार कर दे तो एक पार्टी का करेगा ना। अगर दूसरा वाला पार्टी पावर में आ गया तो हुआ वहाँ पे वही, ट्रम्प चुनाव हार गए और जीता कौन? जो बाइडेन। खराब नहीं हुआ रिश्ता तब ना। ये कौन करता है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर हो तो दूसरे देश में जाकर के वहाँ पे उसका प्रचार करने लगो, चुनावी प्रचार। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में बात करते हैं तो क्रिमिनल का। जैसे ही आए थे तो बोले थे कि आने से पहले क्या चिल्ला चिल्ला करके बोले थे, याद कीजिए थोड़ा सा, आप भी जा कर के यूट्यूब पे देखिए, ढूंढ ढूंढ करके वीडियो देखिए कि भाइयों बहनों, जितने भी चोर लुटेरे हैं वो सबको 1 साल के अंदर में स्पेशल से कोर्ट का गठन करेंगे और स्पेशल कोर्ट का गठन करके 1 साल के अंदर में सभी को निकाल कर फेंक देंगे, और ताकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी बने, सभ्य लोग आएँ। लेकिन डाटा क्या बता रहा है?
2019 में का ही डाटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा 43% के आसपास 139 जो है 385 में से 139 बीजेपी का जो है, यानी मैक्सिमम समझ लो जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेज वाला है वो बीजेपी में ही है। यहाँ पे भी झूठ, कुछ तो सच बोल दो यार, इतना झूठ, सिर्फ झूठ ही बोलते रहते हो। फिर उसके बाद में और भी बात करते हैं तो कुछ जैसे सेंट्रलाइजेशन, इतना तो देख ही रहे हो कि 2 लोगों के हाथ में ही पूरा पावर कंसोलिडेट हो गया है, ठीक है। और मोदी और अमित शाह 2 लोग हैं जिनका चेहरा हर जगह, इनफैक्ट और भी अंदर जाऊं तो यह बोल सकता हूं कि हर जगह मोदी जी का चेहरा, एम्स में चले जाओ हर जगह मोदी जी का चेहरा, रोड पे चले जाओ हर जगह मोदी जी का चेहरा, टीवी में पहुंच जाओ मोदी जी का चेहरा, कहीं भी चले जाओ हर जगह मोदी मोदी एक ही नाम चल रहा है। उसके बाद ऊपर से और भी क्या चल रहा है, पेगासस का मुद्दा आया, अपोजिशन का हो गया, फिर जज वगैरह का हो गया, और जो आपके अगेंस्ट में है उनका हो गया, उन सभी पे आप सर्वेलेंस करवा रहे हो, ये हो गया। फिर उसके आगे में अपोजिशन लीडर का तो बता ही दिए कि जेल कर दे रहे हैं। फिर कुछ समय पहले ये भी आया था कि बहुत समय चला कि माइक बंद कर दिया जाता है अपोजिशन जब सवाल उठाने लगता है। तो जेपीसी का मांग कर रहा था लोग, अपोजिशन वाला अडानी के मामले में, उस समय आपने जेपीसी का भी अथी नहीं किया, गठन नहीं किया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। चीज़ों को आप बेचते चले जा रहे हो, प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हो। तो ये सारा का सारा जो है, देखो कमी तो है भाई, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, बहुत सारा कमी है इनमें, और जिन पे काम करना है, जितना मेजोरिटी इनके पास था उस अकॉर्डिंग ये बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या इनके मन में चलते रहता है। अब जितना भी मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पे आप खुद जज कर सकते हो कि किस दिशा में हमारा देश चल रहा है, आपको किस तरह का गवर्नमेंट पसंद है। आप कमेंट में भी कर सकते हो कि किस तरह का गवर्नमेंट आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैंने इनके कार्यकाल में जो अच्छाई था उसको भी रखा, बुराई जो था उसको भी रखने का कोशिश किया है। तो इस तरह से आप एक ओवरऑल एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, यानी किसी कहीं पे भी खड़े हो जाओगे तो बोलने के लायक रहोगे कि हाँ मेरे पास भी नॉलेज है, मैं भी पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और अवेयर होके एक्टिव हूँ, भक्त होके एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। भक्त होना अलग बात है, उसके लिए क्या है कि जैसे खूब चलते रहता है मोदी हमार माई है, हमार बाप है, हमारी है, हर तरह के है, ठीक है। हमारे पति है कि कितना औरत का तो अभी हम देखे कि मोदी हमारे, अरे भाई वो अपना का नहीं रखे हैं, तुमको क्या रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को सोचते हुए आप खुद डिसाइड कर लेना कि कौन सही है कौन गलत है, और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कौन सा गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है, और उसी चीज़ पे आप सभी वोट देने जाना। हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि वोट ज़रूर देना आप सब, ये आपका अधिकार है। और नोटा बटन मत दबा के आना भाई, नोटा का अलग झोल है, उस पर बोलोगे तो अलग से वीडियो बना देंगे। बस इतना बोल रहे हैं, इसे एक लाइन में समझा दे रहे हैं कि नोटा अगर है 100 लोग, मान लेते हैं कि आपके जगह पे 100 लोग आए वोट देने, ठीक है, और 80 लोग उसमें से नोटा दबा दिए, और बाकी उसमें से 20 लोग जो बचे, वो 20 लोगों में से 2 को वहाँ पे मान लेते हैं खड़ा हुआ, एगो चोर एगो महाचोर, ठीक है। तो आप देखें कि अब नोटा तो दे दिया आपकी, हमको कोई नहीं चाहिए, ना चोर चाहिए ना महाचोर चाहिए, लेकिन हमारे जो अभी करंट में जो चल रहा है नियम, उसके अकॉर्डिंग कौन होगा, इन दोनों में से कोई एक को, अब मान लेते हैं 80 को तो चला गया नोटा में, अब इस एक को मान लेते हैं 11 मिला, दूसरे को 9 मिला, तो 11 वाला जीत गया, ये आप पे शासन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए नोटा नहीं दबाना है, ठीक है। ये चुन लो कि कम चोर कौन है, सिंपल सी बात है। और जो कम चोर है, कम करप्ट है, जिसका रीच, हालांकि ये बहुत कम ही होता है कि आपका रीच उस तक हो जाए, लेकिन जो आपके लिए कार्य करे, आपके लिए सोचे, उसको वोट करो। नोटा नहीं दबा के आना है, वोट ज़रूर करना है। तो बस यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और वोट ज़रूर देने जाइएगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक सुनने के लिए। जय हिंद।